हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स अपन ने क्लियर किए थे। तो कुल मिला के एंडोस्पर्म वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन उससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने किया था। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है जिसको अपन सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उस फर्टिलाइजेशन के अंदर एक मेल गैमेट और एक एग सेल के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है। और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है जिसको अपन ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, उसमें एक मेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो जाने से ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये एंडोस्पर्म वाला काम अपन ने प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरे वाला जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था इधर, एक मेल गैमेट और एक एग सेल के बीच में, जिससे क्या बन रहा था, जाइगोट बन रहा था। वो जाइगोट आगे चल करके किस में डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा था। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का प्रोसेस जो है ना, उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोजेनेसिस, या अपन ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक जो है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो टॉपिक का नाम है अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो तक का कंप्लीट डेवलपमेंट अपन करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर अपने पास ये काफी सारे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। ये डायग्राम आपको नोट्स के अंदर भी आपने बना लिए होंगे, नोट्स में भी मैंने भेजे हैं, बुक के अंदर भी आप देख सकते हो ऐसे कैसे डायग्राम। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, मगर ये टॉपिक कॉम्प्लिकेट है नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड टॉपिक है। जिस किसी भी टॉपिक के अंदर अगर डायग्राम्स बन जाते हैं ना, तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि डायग्राम्स को देख करके अपन उसकी थ्योरी इजीली लिख सकते हैं। तो इसमें ये इतने छोटे छोटे काफ़ी सारे डायग्राम्स बने हैं ना, तो पूरी थ्योरी इस टॉपिक की इस डायग्राम के अंदर ही है। आपको इसको वीडियो को क्लियरली सुन लेना है और ये डायग्राम 2-3 बार बना लोगे तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आप कर दोगे। ठीक है, तो आप इन डायग्राम्स को देखो किस किस टाइप से जाइगोट से एम्ब्रियो तक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जाइगोट से। ये एक जाइगोट जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ है। जाइगोट का फॉर्मेशन एक मेल गैमेट और एक एग सेल दोनों के बीच में फ्यूजन होने से डिप्लॉइड जाइगोट बन गया है। अब क्या होता है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होते हैं। इन सभी डायग्राम्स के अंदर बार बार में आपको डिवीजन करने हैं। सबसे पहले ये जाइगोट जो होता है उसके अंदर पहला सबसे फर्स्ट डिवीजन जो होता है, पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन। देखो, ये 2 टाइप्स के डिवीजन इसमें बार बार में नाम आएंगे। एक तो ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इस टाइप का डिवीजन ऐसे, और दूसरा आएगा एक वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स का डिवीजन। वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल टाइप का डिवीजन होता है वो ऐसे होता है इस टाइप में, और ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे डिवीजन। तो सबसे पहले जो जाइगोट जो बना है उस जाइगोट के अंदर पहला डिवीजन होगा वो होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इस टाइप से, तो इसमें क्लियरली 2 सेल्स बन जाएगी, एक तो अपर साइड की सेल, एक बेसल यानी नीचे की सेल्स। जो अपर साइड की सेल्स जो होती है उस सेल्स को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। जो एपिकल सेल है ना, एपिकल बोल सकते हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स बोलते हैं, जो ऊपर वाली सेल्स है। और जो नीचे वाली सेल्स जो है उसको बोलते हैं बेसल सेल, यानी बेस पर प्रेजेंट होती है। अब ये किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, एक ओव्यूल के अंदर भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो तो चेलेजल एंड की तरफ है, क्योंकि ऊपर चेलेजल एंड था ना, चेलेजा था ऊपर वाला, तो उस चेलेजल एंड की तरफ तो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ बेसल सेल प्रेजेंट हो गई है। तो क्लियरली 2 सेल्स बन गई है। अब आगे डिवीजन कैसे होंगे, तो देखिए, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है उसके अंदर तो होगा वर्टिकल डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स में तो वर्टिकल डिवीजन होगा, और इसके साइमल्टेनियसली यानी इसके साथ साथ ही बेसल सेल के अंदर केवल और केवल ट्रांसवर्स डिवीजन आगे होते रहते हैं। देखो, एम्ब्रियोनिक सेल्स में तो अभी वर्टिकल डिवीजन किया है मैंने, आगे चल करके इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन भी होगा, मगर एम्ब्रियोनिक सेल्स में कंप्लीटली ट्रांसवर्स डिवीजन ही होते रहते हैं लगातार। एम्ब्रियोनिक सेल्स में बेसल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन और एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर वर्टिकल डिवीजन, दोनों साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ होते हैं। तो देखो क्या हुआ, जो ऊपर वाली एम्ब्रियोनिक सेल्स थी उसके अंदर मैंने किया वर्टिकल डिवीजन, तो 2 सेल्स बन गई है एक सेल से, और नीचे वाली जो सेल्स बेसल सेल है उसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन कर दिए, यहाँ पर एक ट्रांसफर डिवीजन किया, एक ट्रांसफर डिवीजन और किया, तो ये 3 सेल्स बन गई है। तो हर एक डिवीजन के बाद में नंबर ऑफ सेल्स डबल होती जाती है,
आगे अपन और डिवीजन करेंगे इससे तो 3 से 6 सेल्स बन जाएगी। ऐसे कंटिन्यू ट्रांसफर डिवीजन होते रहेंगे बेसल सेल्स में। तो और ऊपर वाली एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है उसके अंदर पहला वर्टिकल डिवीजन हो गया है। मेन सेल्स यही सेल्स है ऊपर वाली, मेन जो सेल है ना वो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है ना वो ये ऊपर वाली एम्ब्रियोनिक सेल ही करेगी। तो आपको इस पर फोकस करना है। नीचे वाली सेल्स में तो बस छोटी सी की एक बात होगी जो आपको मैं आगे चल करके बता दूंगा। तो बेसल सेल्स में ट्रांसफर डिवीजन और एम्ब्रियोनिक सेल्स में कौन सा डिवीजन हुआ? वर्टिकल डिवीजन हुआ। अब वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल्स बन गई है। अब इसके बाद में क्या होता है? इस वर्टिकल डिवीजन के होने के बाद में इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। देखो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है कि ये तो है वर्टिकल डिवीजन हो गया किसमें? एम्ब्रियोनिक सेल्स में। और नीचे वाली सेल्स जो होती है बेसल सेल्स में कंटिन्यू ट्रांसफर डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। जितनी ज्यादा सेल्स इंक्रीज होगी उतना ही नीचे वाली जो सेल्स है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेल्स बढ़ती जा रही है तो सेल्स बढ़ेगी तो नीचे की तरफ एक लॉन्ग फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनती जाएगी। तो ये नीचे वाली सेल्स की लेंथ जो होती है वो बढ़ती जा रही है, सेल्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो फिलामेंट की लेंथ जो होती है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर वाली जो सेल्स है एपिकल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल्स, इसमें ये वर्टिकल डिवीजन हो गया। उसके बाद में इसमें क्या होता है? ट्रांसफर डिवीजन होता है। फिर से ऐसे ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, अब ट्रांसफर डिवीजन कर दिया तो 4 सेल्स हो गई। 4 सेल्स ये एम्ब्रियोनिक की 4 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गई है। 4 सेल्स को अपन क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये बन गया है क्वाड्रेंट। मगर क्वाड्रेंट के बनने के तुरंत बाद में ही ऑक्टेंट बन जाता है। 4 से 8 सेल्स बन जाती है। अब 4 से 8 सेल बन गई है तो आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो कि 4 से 8 सेल बनने का मतलब एक डिवीजन और हो गया है। वो डिवीजन कौन सा होता है? वो फिर से एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। यानी ये ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद में फिर से एक ट्रांसफर डिवीजन हो जाता है जिससे 4 से 8 सेल्स बन जाती है। और 8 सेल्स को अपन बोलते हैं ऑक्टेंट। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही ऑक्टेंट को दिखा रखा है। क्वाड्रेंट के बाद में ऑक्टेंट बन जाता है। मगर इसको अपन 8 सेल्स को यहाँ पर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 सेल्स दिखाई दे रही है, 4 सेल्स इनके पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो ये 8 सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई है एम्ब्रियोनिक की, जिसको ऑक्टेंट कह सकते हैं। नीचे वाला कंटिन्यू ये डिवीजन होते ही रहते हैं लगातार। अब उसके बाद में क्या होता है? पहले अपन नीचे वाली सेल्स की बात करें, ये बेसल सेल्स की बात करें। बेसल सेल्स के अंदर ट्रांसफर डिवीजन कंटिन्यू होते रहते हैं, जिससे 7 to 10 सेल स्ट्रक्चर, 7 से 10 सेल से बनी हुई एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है नीचे, जिसको बोलते हैं अपन सस्पेंसर। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना बेसल सेल से डिवीजन होने के बाद बनी है, इसको बोलते हैं सस्पेंसर। और सस्पेंसर की सबसे टर्मिनल सेल जो है ना, सबसे नीचे की टर्मिनल एंड पॉइंट पर जो सेल्स है वो स्वेल होकर के यानी फूल करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको बोलते हैं सकर। सकर का मतलब सक करना, यानी न्यूट्रिएंट्स को सक करना। सस्पेंसर की सबसे टर्मिनल सेल स्वेल होकर के सकर का फॉर्मेशन करती है। इस सकर का फंक्शन होता है एंडोस्पर्म के टिश्यूज में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके और इस फिलामेंट्स की हेल्प, सस्पेंसर की हेल्प से एम्ब्रियो तक उसको ट्रांसफर करना। तो ये सकर का फॉर्मेशन हो गया है। नीचे वाला जो बेसल सेल है उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात बतानी है सस्पेंसर के बारे में। सस्पेंसर कितनी सेलुलर स्ट्रक्चर है? 7 to 10 सेलुलर स्ट्रक्चर है। और टर्मिनल सेल स्वेल होकर के किसका फॉर्मेशन कर रही है? सकर। और सकर का फंक्शन क्या है? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। अब ऊपर वाली सेल्स में आ जाओ। यहाँ पर ऑक्टेंट बन गया, 8 सेल्स थी। अब इसके बाद में क्या होता है? इस ऑक्टेंट के अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था। पेरिक्लिनल डिवीजन जो होता है वो एक तरीके से वर्टिकल डिवीजन टाइप का डिवीजन है, मगर वो चारों तरफ से पूरी लेयर के अंदर होता है। यानी ये वाली ऑक्टेंट है, इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन कर दिया मैंने इस टाइप से, पूरा एक और घुमा दिया तो ये एक जो थी ना ऐसे डबल हो गई है, ऐसे ये पेरिक्लिनल डिवीजन कर दिया। पेरिक्लिनल डिवीजन होने से भी नंबर ऑफ सेल्स डबल होती है, यानी 8 सेल थी इससे पहले 16 सेल्स हो जाएगी, मगर डिवीजन पेरिक्लिनल हुआ है तो 16 के अंदर 8 + 8 की 2 लेयर बन जाएगी। 8 सेल्स जो होती है वो तो एक्सटर्नल लेयर में होगी और 8 सेल्स जो होती है वो इंटरनल लेयर में होगी। तो देखो एक्सटर्नल लेयर के अंदर 8 सेल्स कौन सी हो गई है? ये बाहर वाली 1 2 3 4 दिखाई दे रही है, 4 इनकी पीछे की तरफ, तो 8 सेल्स तो एक्सटर्नल लेयर हो गई है। और 8 सेल्स जो है 1 2 3 4 इनके पीछे, ये 8 सेल्स इंटरनल लेयर की हो गई है। ठीक है, तो 8 + 8 के 2 पेयर बन गए हैं, यानी 16 सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई है। अब ये जो एक्सटर्नल 8 लेयर्स जो होती है उनको बोलते हैं डर्मेटोजन। ये एक्सटर्नल लेयर जो है ना ये डर्मेटोजन है, जो आगे चल करके एम्ब्रियो की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी।
एक्सटर्नल 8 लेयर्स है वो डर्मेटोजन है और ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी, और इंटरनल जो 8 सेल्स जो होती है वो आगे चल करके बहुत सारी डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगी और एम्ब्रियो की मेन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगी। एम्ब्रियो की मेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है, लाइक दैट कोटिलिडोन टिश्यू, कोटिलिडोन्स टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, प्रोकैम्बियल सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगी। ये तीनों स्ट्रक्चर एम्ब्रियो की एक मेन स्ट्रक्चर है, हाइपोकोटाइल, प्रोकैम्बियल सिस्टम, ठीक है। और कौन सी चीजें हो गई है, पीरोम भी बोल सकते हैं। ये सब चीजें बनाएगी इंटरनल सेल्स। अब देखो अपन यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियो जो होता है ये अपन डाइकोट सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर रहे हैं, न कि मोनोकोट का। आपने डाइकोट और मोनोकोट 11th क्लास में नाम सुने होंगे अच्छी तरीके से। सीड जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, डाइकोट होते हैं, मोनोकोट होते हैं। डाइकोट का मतलब जिसमें 2 कोटिलिडोन पाए जाते हैं, जैसे मेज है, चना है, उसको अपन तोड़ते हैं तो 2 बराबर इक्वल पार्ट सेपरेट हो जाते हैं, इसका मतलब वो डाइकोट है। मगर व्हीट है, गेहूं है, उसमें 2 इक्वल पार्ट नहीं होते हैं, वो मोनोकोट होता है। तो प्लांट मोनोकोट और डाइकोट 2 होते हैं। अपन डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस कर रहे हैं, यानी 2 कोटिलिडोन बनानी है अपन को आगे चल करके। तो कोटिलिडोन्स का फॉर्मेशन करेगी इंटरनल लेयर की सेल्स, और बाहर वाली जो 8 सेल्स है ये डर्मेटोजन कहलाएगी, जो आगे चल करके एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी, यानी चारों तरफ की वॉल बनाएगी। अब क्या होता है, ये डर्मेटोजन जो है बाहर की तरफ, इनमें कंटिन्यू एंटीक्लिनल डिवीजन होते रहते हैं। ऐसे एंटीक्लिनल डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी है, जिससे क्या हो जाएगा, आगे वाली स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दी। ये बाहर वाली जो लेयर है ये डर्मेटोजन ही है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर तो केवल 8 सेल्स थी, ये बहुत सारी सेल्स बन गई है, एंटीक्लिनल डिवीजन हुई और बहुत सारी सेल्स बन करके चारों तरफ एपिडर्मिस बना दी है। और अंदर वाली सेल्स थी, उनके अंदर भी डिवीजन हुई, बहुत सारी डिवीजन होने से बहुत सारी सेल्स बन गई है, अंदर न्यूमेरियस सेल्स बन गई है। ये सेल्स आगे चल करके हाइपोकोटाइल से प्रोकैम्बियल सिस्टम्स इनका फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। इसके अलावा कोटिलिडोन्स का फॉर्मेशन भी करेगी अंदर वाली सेल्स, यानी इंटरनल सेल्स जो है ना वही मेन पार्ट बनाएगी, बाहर वाली सेल्स तो वॉल बनाएगी, यानी एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। ये वाली स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो की प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, यानी अभी तक एम्ब्रियो जो है कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसको प्रो एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर अगर देखें, अपन शेप देखें तो कैसी शेप दिखाई दे रही है, राउंड शेप दिखाई दे रही है ना। तो ये एम्ब्रियो की राउंड शेप्ड फेज होती है, यानी राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर है। अब क्या होता है, ये एपिडर्मिस जो होती है, ये एपिडर्मिस यहाँ पर अपर पोजीशन से यहाँ से एक फ्यूरो, एक खांच सी बननी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये एपिडर्मिस जो होती है बीच में से सेंटर पॉइंट में से अंदर की तरफ दबने लग जाती है, यानी फ्यूरो मेथड से अंदर की तरफ नीचे दबने लग जाती है, जिससे क्या हो जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ से बीच में से दबेगी तो हार्ट जैसी शेप बन जाएगी यहाँ पर। यानी इस एपिडर्मिस में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दबा करके फिर यहाँ से ऐसे बना दिया है, तो इसके अंदर एम्ब्रियो की शेप कैसी नजर आ रही है, हार्ट जैसी शेप, तो इसे बोल देंगे एम्ब्रियो की हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद में क्या होता है, ये वाली जो फ्यूरो बनी है ना, खांच जो बनी है, ये यहाँ से थोड़ी सी दबी थी, अब ये जो फ्यूरो जो होती है ये अंदर की तरफ और दबने लग जाएगी। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ दबेगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देना इस स्ट्रक्चर को। तो आगे वाले डायग्राम में देखो, ये फ्यूरो पहले यहाँ पर थी, ये फ्यूरो दब करके यहाँ तक आ गई है, तो सेपरेट कर दिया 2 कोटिलिडोन्स को। अपन पढ़ रहे हैं डाइकोट सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2 कोटिलिडोन बनाने हैं ना, तो दोनों कोटिलिडोन को बनाने के लिए फ्यूरो जो है ये इंटरनल पार्ट तक अंदर की तरफ दब गई है। यानी पहले स्ट्रक्चर ऐसे थी, अब ये वाली स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से और दबा दूं, ऐसे कर दूं, तो ये 2 स्ट्रक्चर बन गए ना, सेपरेट 2 स्ट्रक्चर। ये सेपरेट 2 स्ट्रक्चर आगे चल करके 2 कोटिलिडोन्स का फॉर्मेशन करेगी। 2 कोटिलिडोन्स को बनाने के लिए एपिडर्मिस और इंटरनल लेयर की सेल्स के अंदर बीच के अंदर ऐसे एक फ्यूरो बनने लग जाती है। ये फ्यूरो इंटरनल जाएगी तो 2 पार्टों को अलग कर देगी, 2 पार्ट जो है ना ये आगे चल करके 2 कोटिलिडोन बनेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2 कोटिलिडोन बन गए हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सस्पेंसर था, नीचे मैंने आपको बताया सस्पेंसर की सबसे एंड सेल्स जो होती है, टर्मिनल सेल्स जो होती है, वो शटर का फॉर्मेशन कर रही है। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर करके दिखाया मैंने यहाँ पर। ये वाला डायग्राम एक मैच्योर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर क्लियरली 2 कोटिलिडोन्स होते हैं, ये एक कोटिलिडोन, ये दूसरा कोटिलिडोन। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सस्पेंसर की सबसे टर्मिनल सेल्स ये शटर कहलाती है। ये नीचे वाली ये हो गया है शटर, इसका फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो दोनों कोटिलिडोन्स के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एपिकल पोजीशन हो गई है, अपर पोजीशन, ये तो सबसे एपिकल पोजीशन हो गई है, ये बेस पोजीशन हो गई है। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है,
इस एम्ब्रियो के अंदर दोनों कोटिलिडोन्स के बिल्कुल सेंटर पोजीशन में यानी एपिकल साइट में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और बिल्कुल लोअर पोजीशन पे यानी बेस पॉइंट पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना दोनों कोटिलिडोन के सेंटर के अंदर एपिकल पार्ट में है, इसे बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। और जो बेस में यानी लोअर पोजीशन पे स्ट्रक्चर जो है ना उसे बोलते हैं रेडिकल। ये प्ल्यूम्यूल और रेडिकल क्या होते हैं? देखो कोई भी सीड जो होता है उस सीड को अपन सोइल के अंदर लगाते हैं तो सीड जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने पर उसमें क्या क्या चेंजिंग होते हैं उस सीड में? उस सीड से सोइल से ऊपर की तरफ एक शूट बनता है, शूट का मतलब स्टेम बनता है, बाहर की तरफ निकलती है सोइल से कुछ स्ट्रक्चर तो, और नीचे की तरफ रूट्स बनती है। तो एक तो शूट बनना और एक रूट बनना, बस ये दोनों चीजों के बनने के ओरिजिन पॉइंट जो है ना वही प्ल्यूम्यूल और रेडिकल है। यानी प्ल्यूम्यूल तो जर्मिनेशन के टाइम पर शूट का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। प्ल्यूम्यूल से तो आगे चल करके क्या बनेगा? शूट। और रेडिकल से आगे चल करके क्या बनेगा? रूट। यानी रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होगा और शूट का फॉर्मेशन प्ल्यूम्यूल से होगा। अब शूट ऊपर की तरफ बनता है, स्टेम ऊपर होता है, इसलिए प्ल्यूम्यूल तो ऊपर होगा, और रेडिकल से रूट बनती है, रूट नीचे होती है तो रेडिकल नीचे की तरफ पाया जाता है। क्लियर? तो एक कंप्लीट एम्ब्रियो, एक मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है उस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलिडोन पाए जाते हैं। दोनों कोटिलिडोन एक सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए रहते हैं, यानी एक सेंट्रल एक्सिस हो गया ये। और दोनों कोटिलिडोन, जैसे एक कोटिलिडोन मैंने ऐसे किया, दूसरा कोटिलिडोन ऐसे किया, बस इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इनको घुमा करके मैंने इधर-इधर कर दिए हैं और बीच में एक सेंट्रल एक्सिस कर दिया ऐसे। और ये जो ऐसे बने हुए ना इनको मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई अलग डायग्राम नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि दो कोटिलिडोन, दोनों कोटिलिडोन के अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है जो आगे चल करके सीड जर्मिनेशन के अंदर काम में आता है। और बीच में हो गया सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस हो गया और दोनों तरफ दो कोटिलिडोन हो गए। अब देखो दोनों जो सेंट्रल एक्सिस है उसका कोटिलिडोन के लेवल से ऊपर का पार्ट, यानी कोटिलिडोन का लेवल क्या होता है? ये यहाँ तक कोटिलिडोन आ गया है, यहाँ पर नीचे वाले पर कोटिलिडोन यहाँ तक आ गए हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो सेंट्रल एक्सिस पर कोटिलिडोन से लेवल से अबोव का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। ठीक है। और लोअर पार्ट जो होता है ना सेंट्रल एक्सिस का लोअर पार्ट जो कोटिलिडोन्स के लेवल से नीचे की तरफ है, यानी कोटिलिडोन का लेवल ये हो गया, तो यहाँ तक का ये वाला पार्ट जो है ना इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो यानी नीचे का, ये होता है हाइपोकोटाइल। तो ये एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल के अंदर ही क्या पाया जाता है? प्ल्यूम्यूल। एपिकोटाइल में क्या प्रेजेंट होता है? प्ल्यूम्यूल, जो आगे चल करके शूट का फॉर्मेशन करेगा। और हाइपोकोटाइल जो उसमें क्या पाया जाता है? रेडिकल, जो आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हुआ अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। एक डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। तो टॉपिक आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, मगर बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि सभी चीज़ें डायग्राम्स के अंदर छुपी हुई है। ये सभी डायग्राम इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। वीडियो को आप 2 बार सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, इसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर अपन दोबारा से इस टॉपिक को कर लेंगे, मगर आप इसको कॉम्प्लिकेट टॉपिक समझ के अवॉइड मत करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सभी डायग्राम्स इसके अंदर बहुत अच्छे क्लियर इस टॉपिक को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वीडियो के अंदर अपन सीड डेवलपमेंट ऑफ सीड को लेकर के फिर मिलते हैं। 2-3 वीडियो के अंदर अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।